विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और उस नई सीरीज़ में हम पर डे 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं करंट अफेयर के, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो वीसीसी एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। जिस तरीके से आपने हमारी जो साइंस की जो सीरीज़ है और जो इंग्लिश की जो क्लासेज चल रही हैं, जिस तरीके से आपने उनको देखा है, उनको सपोर्ट किया है, हम आशा करते हैं आपसे कि जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ है इसको भी आप उसी तरीके से समझोगे और आगे लोगों तक फैलाओगे। ये जो करंट अफेयर अब जो इस चैनल पर देखेंगे, वीसीसी एकेडमी के इस चैनल पर जो हम करंट अफेयर देखेंगे, इसमें पर डे की अपन ये देख सकते हैं कि 2 से 3 न्यूज़, 4 न्यूज़, 5 न्यूज़। ज़्यादा अपन कोई ऐसे बात नहीं करेंगे, लेकिन कम बात करेंगे, लेकिन ठीक बात करेंगे जो हमारे को लॉन्ग टाइम तक चीज़ें काम आएंगी। ये चीज़ जो मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है कि लॉन्ग टाइम तक हमारे को जो चीज़ें हैं वो काम आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका किसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपन इन चीज़ों को करवा रहे, नहीं। ये लॉन्ग टाइम तक आपको ये चीज़ें काम आएंगी। उस हिसाब से हम यहाँ पर करंट अफेयर की ये सीरीज चालू करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्रॉपर इसके जो है आप नोट्स बनाया करो। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ों को आप कैसे पहचान पाओगे। तो हम चालू करते हैं। आज जो क्लास है अपनी 8 अप्रैल, आज हमारी पहली क्लास है करंट अफेयर की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। तो आज फर्स्ट क्लास है 8 अप्रैल 2021। देखते हैं कहाँ तक ये जाती है सीरीज, कितने दिन चलती है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये जो सीरीज़ जो चला रहे हैं वही वापस से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे को लॉन्ग टाइम तक काम आनी है। इसमें कोई वनडे एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ा रहे। और हम जानते हैं कि जो करंट अफेयर जो होती है, करंट अफेयर हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। चलो चालू करते हैं। तो अपन पहला पॉइंट लेते हैं अपन यहाँ से इसका, चीज़ों का आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो चलना। पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि आपने हाल ही में अभी सुना होगा कि अपने चेनाब नदी पर, अपने कौन सी नदी पर, चेनाब नदी पर एक ब्रिज जो है उसका निर्माण हो रहा है, ब्रिज का निर्माण। और अपने सुनने में आ रहा है कि इस चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे ऊंचे ब्रिज का अपन क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अब इस जो चेनाब नदी पर ये जो ब्रिज बन रखा है या फिर बना रहे हैं, इसमें क्या चीज़ बनाई है अभी, तो वो देखो। ये सबसे पहले तो जो ब्रिज है ये एक रेलवे ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? रेलवे ब्रिज। याद रखना कैसा ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। इसमें क्या है कि अभी तक जो काम जो पूरा हुआ है वो जो रेलवे के ऊपर जो आर्क जो होता है इस तरीके से, इसका काम पूरा हुआ है अभी। इस आर्क का काम क्या हुआ है, अभी पूरा हुआ है। अब आप बोलोगे सर इस पर ट्रेन कहाँ चलेगी, इस पर ट्रेन कहाँ चलेगी? ट्रेन कैसे घूम घाम के जाएगी क्या? नहीं, जो ट्रेन चलेगी वो इसके ऊपर इस तरीके से ट्रैक बनाया जाएगा, पटरियाँ। क्या बनाया जाएगा? ट्रैक बनाया जाएगा, मतलब पटरियाँ बिछाई जाएंगी। किसके ऊपर? इसके
ऊपर, और इस ट्रैक के ऊपर क्या चलेगी, फिर ट्रेन चलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक किसका कार्य पूरा हुआ है, सिर्फ इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो चेनाब नदी पर इस जो पुल का निर्माण हो रहा है, इस पुल के निर्माण को कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे इस ब्रिज का क्या करवा रहा है, यहाँ पर निर्माण करवा रहा है। और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगर अपन बात करें कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज की विशेषता क्या है, यह किसको जोड़ेगा, तो याद रखना यह उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। अगर इसको आपको शॉर्ट में पूछ ले, उधमपुर मतलब यू, श्रीनगर मतलब एस, बारामूला मतलब बी, रेल लिंक परियोजना USBRLP क्या हो जाएगा, USBRLP। तो परियोजना, प्रोजेक्ट इसको अपन कहते हैं। ये यहीं तक है, इतनी शॉर्ट है इसकी। चेनाब नदी पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। कैसा ब्रिज, कौन सा ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। अभी तक जो कार्य पूर्ण हुआ है वो इसका जो आर्क है, इस आर्क का कार्य पूर्ण हुआ है। और किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, कोंकण रेलवे के द्वारा। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी रेल जो लिंक परियोजना है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। अब अपन इसकी खास बात अगर देखें अपन, तो देखो इसकी खास बात क्या है, तो देखो थोड़ा सा समझना कि ये जो ब्रिज है इतना मजबूत है कि यहाँ पर जो तेज़ हवाएं जो आती हैं, तेज़ हवाएं, वो भी कोई परेशानी नहीं कर सकती। लगभग 200-250 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से जो हवाएं चलती हैं, वो हवाएं भी इस ब्रिज को नहीं ला सकती। दूसरी बात, अपन जानते हैं कि ये जो ब्रिज है ये एक ऐसे क्षेत्र में बना हुआ है जो भूकंप जोन 5 में आता है। कौन से जोन में आता है, भूकंप जोन 5 में आता है। और इस 5 जोन में आने के कारण ये बहुत संवेदनशील जो है इलाका है। कैसा इलाका है, संवेदनशील। इस वजह से इसको इतना मजबूती से बनाया गया है कि ये जो भूकंप जो आएंगे इससे भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद में अपन जानते हैं कि पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है, पूरा का पूरा आतंकवाद से ग्रसित है, आतंकवाद से ग्रसित है। और आतंकवाद से ग्रसित होने की वजह से हो सकता है भविष्य में कोई भी आतंकवादी इस पर बॉम्ब डाल दे, दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हमारी DRDO इसने इसकी टेस्टिंग कर ली, इसकी क्या कर ली, टेस्टिंग। और वो भी क्या, विस्फोट करके, बॉम्ब डाल करके इसकी क्या कर ली, यहाँ पर टेस्टिंग कर ली। तो ये तो अपनी नॉर्मल बातें थी। मेन जो है, चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया, रेलवे ब्रिज है। किसके द्वारा बनाया गया, कोंकण रेलवे। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी परियोजना का हिस्सा है, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला का ये हिस्सा है। अब इसकी एक खास बात और क्या थी, इसमें एक और चीज़ यूज की गई, वो यूज की गई कि अपन जब वेल्डिंग करते हैं तो कई बार क्या बीच में गैप रह जाता है। इस वजह से जो वेल्डिंग करते हैं, इस वजह से इसको, ये जो वेल्डिंग यहाँ पर की है ब्रिज में, इस वेल्डिंग को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। वेल्डिंग को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग करने से क्या फ़ायदा हुआ कि कहीं किसी भी बीच में, किसी भी वेल्डिंग के बीच में कोई गैप तो नहीं रह गया,
तो अगर हल्का सा भी गैप अगर रह गया तो वहाँ से वो क्या चटकने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब अपन ने यहाँ पर एक चीज़ देखी, भूकंप जोन 5। भूकंप जोन 5 का मतलब क्या है कि एक मैं जो यहाँ पर चीज़ें समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझना, कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में जो भारत था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्रारंभ में भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत वहाँ से टूट करके आया तो प्रायद्वीपीय भारत, जिसको अपन नाम जानते हैं, तो ये हमारा भारत जो मुख्य रूप से जो भारत था वो ये था। इधर से आती है अपने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इधर से कौन सी प्लेट आती है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इधर से अपने एक प्लेट आती है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। और जो प्लेट किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कि 2 प्लेटें जब पास पास आती हैं उसे कहते हैं अपन अभिसारित प्लेट किनारे। 2 प्लेटें अगर दूर दूर जाती हैं उसे कहते हैं अपन अपसारित प्लेट किनारे। और एक प्लेट नीचे और एक प्लेट अगर ऊपर जाती है उसे अपन कहते हैं संरक्षी प्लेट किनारे। ज्योग्राफी की जब अपन क्लास चालू करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो जब इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर से यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो यहाँ पर निर्माण हुआ हिमालय का। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। और अपन जानते हैं कि जिसका निर्माण अभी हुआ है, अभी का मतलब ये नहीं कल परसों हुआ है, मतलब कुछ टाइम पीरियड पहले हुआ है, और वर्तमान में भी उसका निर्माण अगर अभी भी जारी है तो उसे अपन एक नाम देते हैं नवीन। क्या नाम देते हैं? नवीन। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो हिमालय जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय कैसी पर्वतमाला है? नवीन वलित पर्वतमाला है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसकी जो हाईएस्ट जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो कई बुक्स में 8,848 मीटर लिखा रहता है और कई में 8,850। हो सकता है 400-500 साल बाद में ये एक 8,850 और भी बढ़ जाए। इसका मतलब है अभी भी हिमालय का क्या हो रखा है? निर्माण हो रहा है। इस वजह से जब 2 प्लेटें जब पास पास आती हैं तो नीचे से जो चट्टानें होती हैं वो खिसकती हैं, और उसके कारण क्या होता है कि ये जो इलाका है वो कौन से जोन में आता है? भूकंप नंबर 5 में आता है। अब अपन थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि ये चेनाब नदी है कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक उतार लेना। चलो देखो, ये अपनी मुख्य नदी सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है अपने? सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और ये है सतलज। तो सिंधु नदी की ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं, और ये जितने भी हैं, पाकिस्तान में एक स्थान है मिठानकोट, यहाँ पर आकर के ये क्या हो जाती हैं? इसमें मिल जाती है। अब हमारे को तो सिर्फ और सिर्फ बात करनी है किसकी? चिनाब नदी की। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो तीनों नदियाँ हैं, रावी, व्यास, सतलज, ये जो रावी, व्यास, जो सतलज नदियाँ हैं, इनको अपन नाम देते हैं पूर्वी नदियाँ, और इन्हें कहते हैं अपन पश्चिमी। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? चिनाब नदी की। किसकी बात करते हैं? मेन रूप से अपन को बात करनी है किसकी? चिनाब नदी की। तो अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का जो उद्गम है, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। और हिमाचल प्रदेश के पास में अभी जो अपनी जो क्लासें चल रही हैं ज्योग्राफी की, ऑफलाइन क्लासें, उन क्लासों में अपन ने एक दर्रे का नाम पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रे का नाम पढ़ा था, उसका नाम है बारालाचा। क्या नाम है? बारालाचा।
और इस बारालाचा जो दर्रा है इसके पास से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। एक चीज़ याद रखना कि जो चिनाब नदी है यह 2 धाराओं से मिलकर के बनी होती है। चिनाब नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनी होती है? 2 धाराओं से मिलकर बनी है। और वो 2 धाराएं कौन कौन सी हैं? एक तो है चंद्र और एक है भागा। कौन कौन सी नदी हैं? चंद्र और भागा। इन चंद्र और भागा जो 2 धाराएं, इन दोनों धाराओं के मिलने से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो हिमाचल प्रदेश में, अगर अपन इसके प्रॉपर एक लोकेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है लाहौल स्पीति। कौन सा स्थान? लाहौल स्पीति, जहाँ से चंद्र और भागा नाम की 2 धाराएं होती हैं। उन 2 धाराओं से मिलने से किसका निर्माण होता है? चिनाब का उद्गम बारालाचा हिमाचल प्रदेश या लाहौल स्पीति से चिनाब नदी उद्गमित होती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ तक बता देखो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो मेरे हिसाब से इस ब्रिज के बारे में थोड़ी थोड़ी अपन ने बात कर ली। इतना ही अपने को इसमें पढ़ना है। इस ब्रिज के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन ने देख लिया। अब जब अपन नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो कम से कम आपको इतना याद रहेगा कि हाँ, चिनाब नदी का उद्गम ऐसे ऐसे होता है। और यही टुकड़ों में आप इनको याद करोगे तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। चलो, अब अपन बात करते हैं आज का एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, देखो। आज का पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि दुनिया का पहला जीवित रोबोट बना दिया गया भाई। दुनिया का पहला जीवित रोबोट बना दिया। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला जीवित रोबोट बना दिया और जिसका नाम क्या है? जीनोबोट। जिसका नाम क्या है? जीनोबोट। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि विश्व का पहला जीवित जो रोबोट है उसका नाम क्या है? जीनोबोट। अगर अपन इसकी बात करें यह किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखना यह एक यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, टफ्ट्स विश्वविद्यालय। कहाँ पर? यूएसए। तो यूएसए में एक टफ्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब इसमें होता क्या है, ये बहुत छोटे छोटे रोबोट होते हैं। ये नहीं है कि कोई बड़ा सारा मेरे जैसा हो, आपके जैसा हो, नहीं। रोबोट्स एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे शरीर में, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग किया गया वो हमारी बॉडी के लिए, रोगों की पहचान करने के लिए किया गया है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, उसकी जो कोशिका होती है उसको कहते हैं अपन स्टेम सेल। जो भ्रूण की जो कोशिका होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? स्टेम सेल। उस स्टेम सेल को निकाला है मेंढक के अंदर से। मेंढक की स्टेम सेल का उपयोग किया गया है, मेंढक की स्टेम सेल। और ये जो स्टेम सेल है प्रत्येक कार्य के लिए या प्रत्येक कार्य या अंग के लिए अलग अलग होती हैं। प्रत्येक कार्य या अंग के लिए कैसे होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसलिए यहाँ से जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 कार्य की स्टेम सेल निकाली हैं। एक तो स्किन वाली, स्किन की स्टेम सेल, और जो दूसरी निकाली है वो निकाली है हृदय की, हार्ट की, हृदय की स्टेम सेल। अब इसकी जो स्टेम सेल है इसकी क्या विशेषता है कि ये जो स्टेम सेल है इसकी, ये लगभग 7 दिन तक जीवित रह सकती है। यह कितने दिन तक जीवित रह सकती है? 7 दिन तक। इसकी स्टेम सेल की एक और विशेषता है कि ये प्रकाश डालने पर चमक मारती है। प्रकाश डालने पर क्या मारती है? ये चमक मारती है।
ये स्टेम सेल या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो रोबोट बनाया ये इतना छोटा है कि अपन ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर, बहुत छोटा, आप उसको देख ही नहीं सकते। कितना? 1 मिलीमीटर। जो जीनोट जो रोबोट बनाया है उसकी जो साइज़ कितनी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 1 मिलीमीटर। अब अपन बात करें इसकी ओर कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। इसका उपयोग, देखो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चीज़ें वही हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्ञान जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? देखो होता क्या है कि अभी तक हम जो ड्रग्स लेते हैं, जो दवाई जो लेते हैं, जैसे मान के चलो मेरा सर दर्द हुआ तो मैंने दवाई ली। अब जो दवाई अपन लेते हैं वो हमारे पूरे ब्लड में घुल के पूरी बॉडी में जाती है। अब दर्द तो सर में हो रहा है, उसका यूज पूरी बॉडी में क्या है? कुछ नहीं। तो डॉक्टरों ने क्या सोचा, जब उन्होंने देखा कि इसकी जो सेल है वो चमक मारती है, क्या मारती है? चमक मारती है, तो क्यों ना अपन इसका यूज चिकित्सा के रूप में अपन करें। किस तरीके से कि ये जो है इस रोबोट के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक दवाई का लेप कर देंगे, ठीक है। और इस रोबोट को या फिर इसके माध्यम से जैसे व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा, आप और हम जैसे इसको ग्रहण करेंगे, तो वो क्या करेंगे? इसको ट्रैक करेंगे। ट्रैक का मतलब है पता लगाएंगे। अब आप बोलोगे पता कैसे लगेगा? तो पता लगने का मतलब है मैंने लिखवाया कि क्या मारती है? चमक मारती है। इस पर जैसे आप फोकस डालोगे तो चमकेगा। तो वैज्ञानिक क्या करेंगे? उस पर फिर शरीर के ऊपर या फिर उस तरीके से फोकस डालेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये ड्रग्स है, ये दवाई है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर जाती है, तो इसका अपन उपयोग कहाँ लिख सकते हैं? एक तो चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा के रूप में। किसके रूप में ले सकते हैं अपन इसको? चिकित्सा के रूप में। और इसकी और देखो खास बात क्या है कि यह एक ऑर्गेनिक है। कैसा है? ऑर्गेनिक मतलब जैविक। इसमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक या धातु का उपयोग नहीं किया गया, किसी भी प्रकार के प्लास्टिक या धातु का उपयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हमारे पर्यावरण या बॉडी के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। पहली बात तो इसका यूज अपन कहाँ करेंगे? और कि जो हमारे जो महासागर जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, अगर उनमें कोई गंदगी है, महासागरों में कोई अगर गंदगी है तो उसका पता लगाने के लिए, महासागरीय गंदगी का पता लगाने के लिए इसका अपन कह सकते हैं कि पर्यावरण में, पर्यावरण की शुद्धता में, कि महासागर में जहाँ पर गंदगी होगी अपन इनको छोड़ देंगे और ये क्या करेंगे? उस गंदगी को जा करके नष्ट कर देंगे, साफ कर देंगे, उस बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देंगे? वहाँ से नष्ट कर देंगे। चिकित्सा के रूप में पता चलेगा कि भाई हमारे शरीर में बीमारी कहाँ पर है। और इसके अंतर्गत मेढक की कितनी सेल ली गई है? लगभग 500 से 1000 सेल, 500 से 1000 सेलों का इसमें यूज किया गया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं और आज के लिए फिर आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। पहली क्लास है, मैंने जो समझाया है थोड़ी थोड़ी समझ में भी आई होंगी क्या होता है क्या नहीं होता। चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जो भ्रूण क्या होता है। जैसे एक होती है मेल और एक होती है फीमेल। मेल में होते हैं टेस्टिस जिसको अपन कहते हैं वृषण, और फीमेल में होती है अंडाशय जिसको अपन कहते हैं ओवेरी, अंडाशय। इससे निर्मित होता है अंडा जिसको अपन कहते हैं एग, और इससे निर्मित होता है शुक्राणु, स्पर्म जिसको अपन कहते हैं। और ये दोनों के दोनों मिल करके आपस में इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और बनता है जाइगोट, युग्मनज। इस वाली अवस्था को अपन क्या कहते हैं? भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। और इस भ्रूण की एक सेल को लेना वो कहलाता है स्टेम सेल। क्या कहलाता है? स्टेम सेल। तो स्टेम सेल से अपन बहुत सारे जीवों का निर्माण कर सकते हैं, पूरे इंसान का निर्माण कर सकते हैं स्टेम सेल से। तो अपन ये कह सकते हैं कि आज हमने जो भी चीज़ें पढ़ी सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े, लेकिन 2 टॉपिक के से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए होंगे। धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आप अगर सपोर्ट करते रहे तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो इसको लाइक करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रॉपर नोट्स, अगर आप रेगुलर हमारी क्लास ले रहे हो तो इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।